आज का हमारा सेशन है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जानने से पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लें, ठीक है ना। अगर सपोज हम लोग पढ़ते ही हैं फर्स्ट ईयर में, ठीक है ना, एनाटॉमी में, ये हमारा नर्व सेल है जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं। ओके, ये सारा तो डेंड्राइट्स है, ठीक है ना। अपन इसको नहीं पढ़ना है, बस सिर्फ थोड़ा जानने के लिए। अब हमने इसको ना थोड़ा बड़ा बनाना, ओके। अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊं तो ये कुछ इस टाइप के बनेंगे, ठीक है। सपोज करो ये मैंने एक एक्सोनल वाला, और यहाँ पे क्या होता है, माइलिन शीथ होता है, ठीक है ना, माइलिन शीथ होता है। तो हमने यहाँ पे माइलिन शीथ बना लिया भाई साहब। क्या बना लिया, ये माइलिन शीथ हो गया, ओके। ये क्या हो गया, माइलिन का शीथ हो गया, दोनों साइड होंगे, ओके। ये माइलिन शीथ क्या काम करते हैं, क्या हेल्प करता है, ये माइलिन शीथ क्या काम करेगा, जो नर्व इम्पल्स आ रही है ना उसको क्या करेगा, जंप करवाएगा माइलिन से, एक नोड से दूसरे नोड, दूसरे नोड से तीसरे नोड से। इस कंडक्शन को कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन, साल्टेटरी कंडक्शन, ठीक है। साल्टेटरी कंडक्शन और फास्ट कंडक्शन, फास्ट कंडक्शन, ओके। मतलब जो माइलिन शीथ होता है वो क्या काम करवाता है, वो काम ये करवाता है कि जो नर्व इम्पल्स आ रही है, ठीक है ना, उसको क्या करता है, जंप करवाता है, उसको क्या करता है, जंप करवाता है। अब सिंपल सिंपल बात है कि जो कोई पैदल चलता है, अब कोई जंप करके अगर दौड़ के चले तो वो फास्ट जल्दी पहुंच जाएगा। तो वही चीज सेम यहाँ पे हो रहा है, जो माइलिन शीथ है वो इम्पल्स को जंप करवा रहा है, मतलब फास्ट करवा रहा है, रैपिड ट्रांसमिशन करवा रहा है नर्व इम्पल्स का, ठीक है ना। इसलिए हमने उसको फास्ट कंडक्शन बोला, ठीक है ना, फास्ट कंडक्शन बोला, ओके। इसको हम दूसरा नाम देते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। साल्टेटरी कंडक्शन में क्या होता है कि नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन है वो फास्ट हो जाता है, तेजी हो जाता है। अगर सपोज करो कि ये माइलिन शीथ ना हो, ये माइलिन शीथ ना हो, या फिर डी जनरेट कर गया होगा, या फिर डी जनरेट कर गया होगा, तो क्या होगा, जो नर्व इम्पल्स हो या तो स्लो भाई साहब चलेगा, या तो स्टॉप हो जाएगा, या तो स्लो हो जाएगा या तो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ गए आप। अब आते हैं हम इसके मल्टीपल स्क्लेरोसिस के डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहता है इट इज ए क्रोनिक, मतलब लंबे समय से प्रोग्रेसिव, लगातार बढ़ रही है चीजें, नॉन कंटाजियस मतलब फैलने वाली नहीं, डीजनरेटिव डिसऑर्डर से मतलब इसमें डीजनरेट हो रहे हैं। हम आगे पढ़ेंगे किसका डीजनरेट हो रहा है। डीजनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स दैट कैरेक्टराइज्ड बाय, इसमें होता क्या है, डीजनरेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता क्या है कि डीमाइलिनेशन हो जाता है न्यूरॉन्स का। जैसे ये न्यूरॉन्स हैं, इसमें माइलिन शीथ जो है, ठीक है ना, ये माइलिन शीथ जो है इसका डीमाइलिनेशन मतलब डीजनरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा कि नर्व इम्पल्स स्लो काम करेगा, ठीक है ना। जब स्लो काम करेगा तो हो सकता है मोटर और सेंसरी रिलेटेड कोई साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा पेशेंट में। अब हम इसके कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर की बात करते हैं। कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से हो सकता है। जिस किसी इंसान को अगर कोई बीमारी होता है तो उसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट बनती है हमारे बॉडी में। वो काम क्या करता है, जो एंटीबॉडीज कभी कभी तो एंटीजन के अगेंस्ट काम करता है, उसको इन्वेट करता, मारता है, कभी कभी खुद के ही सेल को मारना स्टार्ट कर देता है, उसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है ना। खुद की एंटीबॉडीज खुद के सेल को मारना स्टार्ट कर दिया। ठीक, सपोज कीजिए कि ये ऑटो इम्यून डिजीज हुआ है और एंटीबॉडीज बन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में गया, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स हैं उसकी माइलिन शीथ को डिजनरेट करना स्टार्ट कर दिया। डिजनरेट करेगा तो माइलिन शीथ खत्म हो जाएंगे। जब खत्म हो जाएंगे तो कंडक्शन, ये साल्टेटरी कंडक्शन है जो फास्ट कंडक्शन है, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, या फिर ब्लॉक हो जाएगा, या स्टॉप हो जाएगा। फिर दूसरा है विटामिन डी डिफिशियंसी के कारण भी हमें माइलिन शीथ डिजनरेशन देखने को मिलता है। ये मेनली उन लोगों में होता है जो कोल्ड रीजन में रहते हैं,
ठीक है, जो जो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं होते हैं, ठीक है, उनको ये प्रॉब्लम होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि विटामिन डी का सिंथेसिस होता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में ही होता है और सनलाइट के एक्सपोजर में होता है, ठीक है। स्किन विटामिन डी सिंथेसिस करता है, हम सभी एनाटॉमी में स्किन वाले चैप्टर में पढ़े हैं। ये मेनली किस कम्युनिटी में भी हो जाता है, जैसे मुस्लिम लोग में होते हैं ना कि बुर्कास पूरे बदन को ढक के रखता है, ठीक है ना, उसमें डायरेक्ट क्या होता है सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आता है स्किन, और उससे विटामिन डी डिफिशिएंसी होने के चांसेस हैं। ऐसा नहीं कि होगा ही, और ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस होगा ही उसमें, वो ज़्यादा रिस्क पे है, हम कह सकते हैं कि ज़्यादा रिस्क पे है, ठीक है, होने की चांसेस उनमें ज़्यादा है कंपेयर टू जो डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर में रहते हैं। फिर आता है फीमेल। फीमेल में होने की रिस्क ज़्यादा है कंपेयर टू मेल, ठीक है ना, ये एज होता है सिर्फ 20 to 40 ईयर्स के बीच में ही। ओके। फिर आता है पैथोफिजियोलॉजी। किसी भी कारण से एंटीबॉडीज बना या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हमारे बॉडी में हुआ, जिससे क्या हुआ, हमारे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ। इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, एंटीबॉडीज बनाया, एंटीबॉडीज वो बना के क्या करेगा, अटैक करेगा माइलिन शीथ पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के माइलिन शीथ पे। जब माइलिन शीथ को अटैक करेगा तो डीमाइलिनेशन होगा, मतलब माइलिन शीथ खत्म हो रहे। जब खत्म होगा तो स्लो और ब्लॉक नर्व इम्पल्स हो जाएगा, जस्ट अभी हमने बताया था यहाँ पे। अगर माइलिन शीथ खत्म हो रहा है, सपोज करो कि ये खत्म हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये तो ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है ना, या तो क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा, या तो बिल्कुल स्लो हो जाएगा। सेम चीज इसमें कह रहा है कि या तो क्या हो जाएगा, अगर डीमाइलिनेशन होगा न्यूरॉन्स का सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो ये स्लो हो जाएगा, ब्लॉक नर्व इम्पल्स स्लो हो जाएगा या तो ब्लॉक हो जाएगा। उससे क्या हमें देखने को मिलेगा, उससे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन एंड स्पाइनल कोर्ड से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, उसे कहते हैं न्यूरोलॉजिकल डिफिशिट्स। मोटर और सेंसरी फंक्शन अल्टर हो जाएंगे। अब इसके आते हैं टाइप टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है ना। फर्स्ट होता है रिलैप्सिंग रेमिटिंग टाइप ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये मोस्ट कॉमन टाइप है, मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन है। इसमें क्या होता है कि ये सिम्टम्स आते हैं फिर गायब हो जाते हैं, फिर आते हैं फिर गायब हो जाते हैं, मतलब रिमिटिंग और रिलैप्सिंग होते रहते हैं, ठीक है। ये सबसे मतलब कि मैक्सिमम मोस्ट कॉमन सब में आ जाते हैं ये टाइप्स मल्टीपल स्क्लेरोसिस का। दूसरा आता है कि प्राइमरी प्रोग्रेसिव टाइप्स। प्राइमरी प्रोग्रेसिव में टाइप्स में क्या होता है, लगातार पेशेंट का जो कंडीशन है वो बढ़ते ही रहता है, ये प्राइमरी प्रोग्रेसिव टाइप्स है। ये लगातार बढ़ेगा तो ये मोस्ट डेंजरस भी होगा, मोस्ट भाई डेंजरस भी होगा। अगर रुक नहीं रहा है प्रॉब्लम तो ये क्या होगा, मोस्ट डेंजरस भी होगा। तो सेकंड प्राइमरी प्रोग्रेसिव टाइप से मोस्ट डेंजरस होता है। सेकेंडरी जो होता है, सेकेंडरी प्रोग्रेसिव टाइप्स में क्या होता है कि कभी रिमिटिंग होगा, रिलैप्सिंग होगा। रिमिटिंग मतलब आ रहा है जा रहा है फिर एकदम से बढ़ना स्टार्ट कर दिया, प्रोग्रेसिव फिर बढ़ते रहता है। तो ये सबसे ज्यादा आपको ध्यान में रखना है कि प्राइमरी जो टाइप है रिलैप्सिंग रिमिटिंग्स, इसको याद रखना है, ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर आता है साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में क्या होगा, हम बताएं कि जो मोटर या सेंसरी रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। सेंसरी में क्या क्या होगा, नमनेस होगी, सेंसेशन लॉस हो जाएगा, टिंगलिंग सेंसेशन होगा, लगेगा सुई कोई चुभा रहा, ठीक है ना, कोई कोई सुई सुई चुभा रहा है। पेरिस्थीसिया हो जाएगा, पेरिस्थीसिया में लगता है पेशेंट को कुछ, अगर हाथ पे रखोगे पेंसिल है तो लगेगा कि चुभा रहा, अगर पेंसिल चुभाओगे तो उसे लगेगा कि कुछ ऐसे ही कुछ तो है हैंड के सरफेस पे, हाथ के सरफेस पे। तो इस टाइप के सेंसेशन उसे होता है, तो उसको कहते हैं पेरिस्थेसिया। टिंगली सेंसेशन लग रहा है, कोई पिन वगैरह चुभा रहा है, ठीक है ना, और मतलब कुछ जैसे चींटी वगैरह काटता है ना, इस टाइप की सेंसेशन पेशेंट को होगा मेनली। फिर नमनेश होता है, ठीक है ना, लॉस ऑफ सेंसेशन इस टाइप का होता है, चींटी वगैरह काट लोगे तो पता नहीं चलता है। फिर होता है ऑप्टिक न्यूराइटिस। ऑप्टिक न्यूराइटिस में क्या होता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस में डिप्लोपिया होगा,
डिप्लोपिया होगा। मतलब हम किसी पेशेंट को, अगर किसी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुआ है, अगर हम उसको कोई ऑब्जेक्ट दे देंगे, ठीक है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट दे देंगे, सपोज करो ये पेंसिल है, ठीक है ना, तो वो कहेगा कि ये भाई दो पेंसिल है, एक नहीं दो। तो मतलब कोई ऑब्जेक्ट उसे दो दो दिखाई देता है बस। डिप्लोपिया का मतलब ये होता है। डिप्लोपिया का मतलब क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट्स उसे दिखाई देंगे, एक्चुअल में रहेंगे एक। फिर होता है मोटर कंप्लेंट्स आएंगे। मोटर कंप्लेंट्स में क्या होगा, पेशेंट लेट रिएक्ट करेगा। क्या करेगा, पेशेंट क्या करेगा, लेट रिएक्ट करेगा। ओके, पेशेंट लेट रिएक्ट करेगा। ओई, पेशेंट क्या करेगा, लेट रिएक्ट करेगा। मोटर कंप्लेंट में क्या होगा, पेशेंट लेट रिएक्ट करेगा। ठीक है ना। अगर कोई पिन चुभाएंगे तो वो एकदम से, जैसे हमें कोई पिन चुभाएगा तो एकदम से खींचेंगे, वो एकदम से नहीं खींचेगा, उसे कुछ टाइम लगेगा खींचने में, हाथ हटाने में। ठीक है ना। तो मोटर कंप्लेंट्स में आता है। ऑटोनोमिक कंप्लेंट्स में क्या होगा, बावल में कोई दिक्कत होगी, ठीक है ना, ब्लैडर में कोई दिक्कत होगा, बावल में कोई दिक्कत होगा, हो सकता है कॉन्स्टिपेशन हो, ठीक है ना, हो सकता है डायरिया हो। ब्लैडर में हो सकता है यूरिनेट पास करे विदाउट, उसे पता ही नहीं चले, लेकिन यूरिनेट पास कर जाता है, क्योंकि वहाँ के जो स्फिंक्टर होते हैं वो लूज कर जाते हैं, ठीक है ना, वो कंट्रोल में नहीं रहता, जिसके कारण क्या होता है कि यूरिनेशन हो जाता है मेनली। ओ, उसके बाद पांचवा है हर्मिट्स साइन। हर्मिट्स साइन में क्या होता है कि ये पेशेंट को ना इलेक्ट्रिक शॉक की तरह सेंसेशन होगा, उसके नेक से एराइजेज होंगे, नेक से निकलेगा और लोअर बैक में जाएगा, लगेगा इलेक्ट्रिक कोई शॉक दे रहा है पेशेंट को। और वो कहाँ से अराइजेज होगा, स्टार्ट कहाँ से होगा, नेक से स्टार्ट होगा, लगेगा स्पाइन के नीचे तक जा रही। तो इस टाइप के साइन एंड सिम्टम्स अगर पेशेंट बता रहा है तो हम समझ जाएंगे उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। It is an electric shock sensation that radiates from the back of your neck down your spines। ठीक है ना। बैक, नेक के बैक से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, गर्दन के पीछे वाले हिस्से से, और जो हमारा स्पाइन है उसके नीचे तरफ रेडिएट करता है। इस टाइप का सेंसेशन उसे होता है, वो कंप्लेन करेंगे आप। उसके बाद होता है उत्तफ फेनोमेनन। उत्तफ फेनोमेना क्या होता है कि जब किसी पेशेंट को अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुआ है, पेशेंट को हीट वाले रीजन्स में और हीट वाले एरिया में लेकर जाएंगे तो वो उसका सिम्टम्स और वर्स हो जाएगा, बहुत खराब हो जाएगा, ठीक है ना, और उत्तेजित हो जाता है उसका साइन एंड सिम्टम्स, तो उसको हम कहेंगे उत्तप फेनोमेना। ठीक है ना। ये मेनली मल्टीपल स्क्लेरोसिस में देखने को मिलता है। ये और ये दोनों इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें याद करके रखेंगे। और उसके बाद सेंसरी कंप्लेंट्स, ठीक है ना, ये मोस्ट कॉमन है। ये सेकंड मोस्ट कॉमन, ये साइन आपको देखने को मिलेंगे ही। उसके बाद आते हैं उत्तप फेनोमेना, बहुत बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं या वाइवा में पूछ लेते हैं, तो वाइवा में पूछते हैं मेनली करके। दूसरा आता है हर्मिट साइन, ये भी वाइवा में क्वेश्चन आता है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव्स में आता है, तो इसको आप देख लेना एक बार। फिर आता है डायग्नोस। डायग्नोस हम क्या करेंगे, डायग्नोस एमआरआई करते हैं। एमआरआई एमआरआई हम इसलिए करते हैं कि डीमाइलिनेशन चेंजेस हम देखने के लिए, ठीक है ना, कि एमआरआई वगैरह में डीमाइलिनेशन दे। उसके बाद ओलिगोक्लोनल बैंड्स मिलते हैं, ठीक है ना, जो सीएसएफ में होते हैं ना, वो बैंड्स मिलते हैं, ठीक है ना, उसको मेनली न्यूरॉन्स के ही रहते हैं, ठीक है ना। उसमें हम देखते हैं क्या जो बैंड्स हैं कि नहीं। ओलिगो मतलब सिंगल्स, एक ही बैंड्स मिलते हैं उसमें, ठीक है ना। सीएसएफ वगैरह अगर निकालेंगे, और सीएसएफ कहाँ से निकालते हैं, L3 L4 पे, L3 L4 पे हम निकालते हैं, नंबर 3 और नंबर 4 के रीजन में हम नंबर सी सेप देते हैं, ठीक है ना। फिर ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं ताकि इन्फ्लामेशन कम हो जाए, ठीक है ना। और इंटरफेरॉन बीटा देते हैं, ठीक है ना। इंटरफेरॉन अल्फा हम हेपेटाइटिस बी एंड सी में देते हैं, ठीक है ना। हेपेटाइटिस ए और सी में देते हैं अल्फा। रिड्यूस इंटरफेरन बी देते हैं, जो इंटरफेरन बीटा जो देते हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर परमिलिबिलिटी को क्या करता है, रिड्यूस करता है। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर होता है बैरियर बिटवीन ब्लड एंड ब्रेन,
इसी को क्रॉस करता है तभी ब्रेन तक जाता है, ठीक है ना। अगर इंटरफेरेंस दे तो जो परमेबिलिटी होता है उसको रिड्यूस करता है, ताकि जो इन्फ्लामेशन या एंटीबॉडी जो डायरेक्ट ब्रेन तक ना पहुंचे और ब्रेन को इफेक्ट ना करे, ठीक है ना। फिर आता है नटाली जूना, ये क्या होता है, डीमाइलिनेशन को कम करता है। फिर आता है माइटोजेंथोरोन, ये इम्यून सेल प्रोलिफरेशन हो रहा है, जो बढ़ रहा है एकदम, इम्यून सेल एंटीबॉडीज, जो बैड एंटीबॉडीज उसको बढ़ने से रोकेगा। फिर आता है नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या क्या आता है, नर्सिंग इंटरवेंशन में हमें पेशेंट को बताना है ट्रिगर के बारे में, कि क्या क्या चीजें आपको ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे कि हीट हीट वाले एरिया में आपको नहीं जाना है, ठीक है ना। उससे क्या होता है, कंडीशन वर्स हो जाता है, कंडीशन वर्स हो जाता है। तो हमें हीट एरिया वाले से पेशेंट को जाने से बचाएंगे और बताएंगे कि वहां पे नहीं जाएगा। उसके बाद प्लेस एन आइस पैचेज ऑन आइस फॉर डिप्लोपिया, ठीक है ना। आइस आइज पैचेज हम लगा देंगे पेशेंट को, डिप्लोपिया होने से हम थोड़ा सा प्रिवेंट कर सकते हैं, ताकि डिप्लोपिया हो गया तो ज़्यादा कंफ्यूजन में होगा, एनजाइटी होगी, एनजीएस पेशेंट होगा, ठीक है। तो ये हम दूसरा काम करेंगे। तीसरा क्या करेंगे, सेफ्टी मेजर्स के बारे में हम पेशेंट को बताएंगे। सेफ्टी मेजर्स क्या पेशेंट को बताएंगे, हम कहेंगे हीटिंग हीटिंग बाथ नहीं लेना है, हीटिंग पैड्स का यूज नहीं करना है, ये हीटिंग ऑब्जेक्ट्स से हमें दूर रखना है, ठीक है। फिर फोर्थ वाला में क्या करना है, कि फोर्थ वाले में हम पेशेंट को बताएंगे कि आप ज़्यादा फ्लूइड इंटेक लोगे, फाइबर्स रिच डाइट लोगे, बैलेंस डाइट लोगे, ठीक है ना, फाइबर ज़्यादा लोगे, लो फैट डाइट लोगे। ये सारी चीज़ें हमें पेशेंट को बताते हैं, ताकि हम न्यूट्रिशन का ध्यान रख सकते हो, न्यूट्रिशन मेंटेन कर सके पेशेंट में। फिर फिफ्थ क्या है, हमें बताएंगे पेशेंट को हैवी एक्सरसाइज नहीं करना आपको, ताकि आप जल्दी लो एनर्जी हो जाएंगे, ठीक है ना, और फिर गिरने की ज़्यादा चांसेस है। सिक्स क्या है, रेगुलर एलिमिनेशन हैबिट्स उसको बताएंगे, ठीक है ना। एलिमिनेट करने के हैबिट्स बताएंगे, सुबह शाम उनको बोलेंगे टॉयलेट करने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन को हम मॉनिटर करते रहेंगे, जैसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ना हो, और कैलिकुलाई ना हो। फिर क्या, क्लाइंट को रेगुलर एक्सरसाइज के लिए हमने थोड़ा सा मतलब कि रेंज ऑफ मोशन ही करवाना है, ठीक है ना। विग्रस एक्सरसाइजेज हमें नहीं करवाना है, मतलब तेज ज़्यादा ज़्यादा देर तक। और रेस्ट प्रोग्राम हमें करना है, रेस्ट प्रोग्राम में हम मैक्सिमम रेस्ट प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, उससे क्या होगा, हमारा एनर्जी कंजर्व रहेगा। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है ना। तो थैंक यू, एंड तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते कभी नेक्स्ट वाले सेशन में।